कहते हैं राजनीति में न स्थायी दोस्त होता है न स्थायी दुश्मन। ये बात और ज्यादा पुख्ता हो जाती है जब प्रदेश की राजनीति में जातीय नेता के रूप में पहचाने जाने वाले और आरएसएस से घनिष्ठता के साथ राज्य की करीब 50 सीटों पर अपना प्रभाव रखने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वापस घर वापसी कर रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पिछली वसुंधरा सरकार के अंदर खाद्य आपूर्ति मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद 2008 में आई गहलोत सरकार में किरोड़ी सीधे तो नहीं, लेकिन उनकी पत्नी गोलमा देवी उनकी सरकार में मंत्री बन गई थी। इसके बाद से भाजपा और किरोड़ी के संबंध में खटास आ गई थी और किरोड़ी लाल मीणा ने पीए संगमा की पार्टी राजपा यानी कि एनपीपी ज्वाइन कर ली थी। प्रदेश में 200 विधानसभा सीटों में से एनपीपी के 4 विधायक हैं। इनमें किरोड़ी लाल मीणा लालसोट से, उनकी पत्नी गोलमा देवी राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से, गीता वर्मा सिकराय से और आमेर से नवीन पिलानिया हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति का सफर देखें तो 5 बार विधायक रह चुके हैं, भाजपा से सांसद भी रह चुके हैं और भाजपा में रहते हुए पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पर भी वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं, एक बार निर्दलीय सांसद रह चुके हैं। मीणा का बड़ा राजनीतिक करियर है। राजस्थान में हाल ही में 2 लोकसभा और 1 विधानसभा के हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली भारी शिकस्त के कारण पार्टी को सोचने पर अब यह मजबूर कर दिया है कि नाराज नेताओं की पुनः पार्टी में वापसी कराई जाए ताकि 2018 का मिशन पूरा किया जा सके। और इसीलिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का पुनः पार्टी में आना भाजपा के लिए फायदे का सौदा रहेगा। ये पटकथा हाल ही में मेघालय में भाजपा और एनपीपी गठबंधन के बाद और पुख्ता हुई और इसका असर राजस्थान की राजनीति में साफ देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे कई उथल पुथल राजनीति में दिखाई देंगी। अब एक हम बड़ी बात कर रहे हैं, बड़े एक फेरबदल या कहें कि उथल पुथल की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी का दामन थाम लिया है। वो राष्ट्रीय स्तर पे बात चली और जैसे ही एनपीपी का नॉर्थ ईस्ट में अलायंस हुआ सरकार में, तभी से कयास ज्यादा लगाए जा रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा की घर वापसी होगी। हम आपको बता दें कि बजट सत्र के दरमियान भी काफी रोचक मुद्दे किरोड़ी लाल मीणा ने उठाए, लेकिन सरकार को बहुत ज्यादा कटघरे में खड़े करने की कोई कोशिश नहीं की गई और साथ ही जवाब के दरमियान भी मंत्रियों को काफी सॉफ्ट कॉर्नर देखा गया। चले हम चर्चा शुरू करेंगे। आपने हमारे एजेंडे का मजमून भी देखा। किरोड़ी लाल मीणा का राजनीति में बीजेपी में वापसी आने से क्या फर्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। इससे पहले भी भैरव सिंह शेखावत सरकार, माफ करेगा, जब राजनीति में थे, सक्रिय थे, मुख्यमंत्री थे, जब टिकट किरोड़ी लाल मीणा का काट दिया गया था, तब भी वो बगावती तेवर दिखाए गए थे, लेकिन तब उन्हें समझा दिया गया था। और ये जो किरोड़ी लाल मीणा का बीजेपी छोड़ने का जो वक्त रहा, गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दरमियान जब प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर राजस्थान भाजपा के थे, उस दौरान कुछ कड़वाहट ऐसी हुई कि उन्होंने कोई बयान दिया जो बयान ओम माथुर को नागवार गुजरा और वहीं से रिश्तों में जो कहें कि कड़वापन है वो शुरू हुआ। उस वक्त किरोड़ी लाल भाजपा सरकार में मंत्री थे, उन्होंने पद से त्यागपत्र दिया और जब टिकट का मामला आया तो टिकट के दरमियान वो जितने टिकट चाह रहे थे उतने टिकट नहीं दिए गए। उन्होंने पार्टी छोड़ी और फिर निर्दलीय चुनाव जीत करके खुद ने भी जीता, पत्नी को भी चुनाव जिताया, कुछ सहयोगियों को चुनाव जिताया और कांग्रेस में के साथ में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, तब उनका सहयोगी के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई और उनके पत्नी मंत्री भी बनी। उनके जो सहयोगी रामकिशोर मीणा वो मिनिस्टर बनने में कामयाब रहे। कुछ इस तरह के चेहरे और उस वक्त के कहें कि सत्ता की चाबी किरोड़ी लाल मीणा के हाथ में एक तरह से दिखाई दे रही थी। लेकिन एनपीपी के गठन के बाद में जो उम्मीदें की जा रही थी, किरोड़ी लाल मीणा हेलीकॉप्टर से यात्राएं कर रहे थे, एक बड़े तूफान की तरह उनका एक खुद को उम्मीद थी। लोगों का मानना था कि किरोड़ी करीब 30 सीट जीत सकते हैं, लेकिन 4 सीट जीते।
वो तीसरे नंबर की पार्टी के रूप में रहे, 4% से ज्यादा उन्हें मत मिले और सीट 4 ही लेकिन हासिल कर सके। मोदी लहर थी, मोदी लहर के सामने किरोड़ी का जो एक हौज जो खड़ा किया था वो टिक नहीं पाया। चले, लेकिन अब घर वापसी किरोड़ी की हुई है, तो इसमें देखते हैं कि क्या खास बात रह सकती है। मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ साहब हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी आरसी चौधरी जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। मदन जी, आपसे जानना चाहूंगा कि किरोड़ी लाल जी की वापसी हुई है बीजेपी में, तो क्या कुछ इससे विशेष असर पड़ेगा बीजेपी पे? देखिए, पार्टी में यदि कोई भी नया जुड़ाव होता है तो निश्चित रूप से उसका लाभ तो पार्टी को मिलता है। जहां तक किरोड़ी लाल जी की बात है तो किरोड़ी लाल जी हमारे ही संस्कारों में पले बढ़े हैं, तैयार हुए हैं। किसी कारण विशेष से वो कोई भटक गए, हम तो ये मानते हैं कि सुबह का भटका यदि शाम को घर आ जाता है तो मैं सोचता हूँ कि इसको हम तो स्वागत ही करेंगे। इसमें कोई हमारे लिए कोई ऐसी बात विशेष अलग से कुछ भी नहीं है। कोई भी संस्कारित व्यक्ति, राष्ट्रीय चरित्र वाला व्यक्ति यदि पार्टी में आता है तो हम तो स्वागत करेंगे। जी, आरसी चौधरी जी, किरोड़ी लाल आपके जब सरकार बनी अशोक गहलोत की पूर्ववर्ती सरकार, उस वक्त उन्होंने सहयोग किया 2008 में और अब बीजेपी में वापसी कर गए, तो एक राजनीति में जो एक देखा जा रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा अलग से चुनाव लड़ेंगे या किसके साथ जाएंगे, तमाम जो कयास थे उन्हें खारिज करते हुए वापस बीजेपी में यानी कि घर वापसी उनकी हुई है। तो भविष्य में जो लंबा समय विधानसभा चुनाव के और हमारे बीच में अभी नहीं है, 7-8 महीने का वक्त बचा है, अगर हम बात करें तो एक बड़ा बीजेपी के लिए ये सहयोग की भूमिका में किरोड़ी लाल साबित हो सकते हैं। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से ये किसी का व्यक्तिगत फैसला है। वो हमारी सरकार के अंदर उनकी पत्नी मंत्री रही और सरकार में उनकी भागीदारी रही। वो एक बतौर एक अलग संगठन के तौर पे बाहर से समर्थन था और अलायंस की हमारी सरकार थी। हमारी पार्टी का एक हिस्सा वो कभी नहीं रहे। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने लंबे समय से 2008 में जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना विमुख किया और 2008 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी सूबे में, 2008 में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पे गंभीर आरोप लगा के और उनसे दूरी की थी और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ज्योति किरण ने कहा था कि ये जो बिखराव है, और सुनील भार्गव जो उनके राजस्थान के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने कहा कि ये बचे हुए लोगों का एक जमावड़ा है। आज अगर उन्हें लगता है तो निश्चित रूप से ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन आज समाज के बीच में, राजस्थान के लोगों के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के मानस पटल पे भी उन्होंने बहुत सी कृतियां कोरी है, जिनका जवाब जब वो जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित रूप से एक मन से जब वो खड़े होंगे तो दोनों को ही देने में शायद असहजता महसूस होगी। क्योंकि जिस प्रकार से 4-4.5 साल से गंभीर मुद्दे उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पे लगाते रहे, भ्रष्टाचार के तमाम जो मुद्दे लगाए, किसान की जो उन्होंने बात की, आखिर क्या वजह रही जो इस अंतिम समय पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे शरणागत होना पड़ा या अपनी स्वेच्छा से वो उन्होंने ज्वाइन की? ये तो आने वाले समय और जब पत्ते खुलते जाएंगे तभी निखर के बाद शायद सामने ज्यादा आ पाएगी। देखिए, दो बातें सामने आती हैं जब भी कोई ज्वाइन करता है या वापसी करता है अपनी पार्टी में कि अनकंडीशनल ज्वाइनिंग है, किसी तरह के कुछ नहीं, मेरे घर वापसी है, मैं अपनों के बीच वापस आ रहा हूं, ये अक्सर कहा जाता है। किरोड़ी लाल मीणा अगर ये बयान भी देते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई नयापन नहीं होगा। हर राजनीति में के पहलू में यही सब दिखाई देता है कि चाहे दूसरा पहलू उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमें पहलू दिखाई देता है कि जो कहा जाता है वो यही कहा जाता है कि अनकंडीशनल मेरे घर में वापस, मेरे साथ में किसी तरह का कोई समझौता नहीं है, ये कहा जाता है। हाँ, निश्चित रूप से कहा जाता है, लेकिन उनके ऊपर 2 गंभीर आरोप रहे। उन पे एक तो दुष्कर्म का आरोप लगा, करौली के महिला थाने के अंदर आरोप लगा, एक मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरा, उन्होंने जहां पे एक सवाई माधोपुर के अंदर एक सीआई की जो जला के हत्या कर दी गई थी, उसके अंदर भी उनका नाम था। आखिर आज वो जो चर्चा करेंगे तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, लेकिन तमाम जो कल तक जो उस सरकार पे जो संगीन आरोप के साथ में जो आ रहे थे और ज्वाइनिंग से पहले भी जो बाई इलेक्शन हुआ तो अलवर के अंदर वो खुले मन से प्रचार कर रहे थे। मध्य प्रदेश में जब 2 बाई इलेक्शन थे तो वहां पे खुले मन से शिवराज के साथ में थे। तो आखिर ये जो समझौता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे पहले ही हो चुका था, दबाव की राजनीति शुरू हो चुकी थी। इसीलिए जो अंतिम जो विधानसभा रही जिसमें आपने कहा कि वो मुखर होकर ज्यादा जनता के प्रश्न ना तो उठा पाए और मंत्रियों की जो थी उनके साथ में सहजता से एक बर्ताव था,
तो ये एक लंबे समय की प्रक्रिया चल रही थी, गिव और टेक की थी। अगर उन्हें कहीं पे ऐसा आत्मबोध होता, जो पार्टी के नेतृत्व पे उन्होंने आरोप लगाते रहे, प्रदेश अध्यक्ष पे लगाते रहे, मुख्यमंत्री पे लगाते रहे, आज कहीं कोई परिवर्तन होता और वो आते कि आखिर मैं मेरे घर पे वापसी हूं और जिससे मेरा विरोध था वो आज नहीं है। लेकिन आज जिन लोगों पे तमाम जो आरोप लगाते वही आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वही पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। फिर आखिर क्या वजह है, जो किस हित के लिए गए हैं, ये तो किरोड़ी मीणा जी या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। खैर चलिए, लेकिन किरोड़ी की वापसी को लेकर के कहा जा सकता है कि एक मजबूती, किसी पार्टी में कोई वर्कर जुड़ता है तो उसकी एक मजबूती मिलती है। आरसी चौधरी जी, यहाँ पे एक दूसरी मैं बात कहना चाहूंगा कि एक मजबूती की बात करें, किरोड़ी लाल ने 4% मत लिए हैं पिछले चुनाव के दौरान, आपके 33% थे, 4 सीट उन्होंने जीती भी हैं, 10 के ऊपर वो निकटतम प्रतिद्वंदी रहे, यानी कि करीब 15 सीट पे उनका एक तरह से सीधा असर रहा, जो साफ आंकड़ों में दिखाई देता है। और करीब 25 सीट ऐसी हैं जिन पे वो तीसरे नंबर पे रहे, बहुत ज्यादा मार्जिन कांग्रेस और उनके बीच में नहीं रहा। तो ये मानना है कि करीब 40 सीट का असर किरोड़ी लाल का जो पिछले जो चुनाव थे उनमें देखा गया। तो एक वो जो वोट होगा, अगर उसमें पूरा वोट भी अगर किसी के पास में नहीं बचता है तो एक डाइवर्ट होता है, शिफ्ट होता है, तो बीजेपी की मजबूती होगी, क्योंकि 46% वोट जब मिला बीजेपी को, 163 सीट बीजेपी ने गेन की थी। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जो चुनाव रहा, उस चुनाव की परिस्थितियां क्या रही, समाज ने, उन्होंने आंखें बंद करके उन्होंने विश्वास किया था। उस समय पे भारतीय जनता पार्टी भी गुजरों को जो ट्राइब्स के अंदर रिजर्वेशन देने की जो बात कर रही थी, और उन्होंने उसके खिलाफ में खड़े होकर मंच से कहा था कि अगर गुजरों का आरक्षण दिया जाएगा तो ट्राइब्स के अंदर, उन्होंने उस आवाज को बुलंद की और लोगों में एक भय था कि जो ट्राइब्स का जो आरक्षण है वो छिन जाएगा। और ये जो ट्राइब्स के आरक्षण के हक की लड़ाई किरोड़ी लाल मीणा जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही, उन्होंने 134 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े, जिसमें 110 से ज्यादा विधानसभा सीटों पे उनके प्रत्याशियों की जामनी जब्त होगी, जबकि वो प्रचंड वेव थी उन समाज के ट्राइब्स के एक मन में भय था कि उनका यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि किरोड़ी लाल मीणा के बीजेपी में जाने से बीजेपी को मजबूती मिलेगी। क्योंकि मेरा जो सवाल आपसे था कि सीधा असर, 4 सीट खुद जीत के आ रहे हैं, 10 पे निकटतम प्रतिद्वंदी रहे हैं, 25 सीट के आसपास वो तीसरे नंबर पे रहे हैं, जिसमें कांग्रेस और उनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो ऐसे में जो वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से भी अगर हम देखें तो ये वोट अगर डाइवर्ट होता है या शिफ्ट होता है बीजेपी की तरफ, तो निश्चित रूप से बीजेपी को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। जो 3 पॉइंट कुछ परसेंट जो उसको एनपीपी के मॉडल पे मिला, एनपीपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व था, पीएस संगमा, जो एक राष्ट्रीय नेतृत्व, एक उनकी बहुत बड़ी छवि थी, और दूसरा एक कौम के अंदर, पूरे ट्राइब्स के अंदर, कंप्लीट जो ट्राइब्स थे उनके अंदर ये भय था कि हमारा जो रिजर्वेशन है उसको ये प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। 13.6% इनकी ट्राइब्स की आबादी है, 13.6 में से भी उन्हें 3 पॉइंट कुछ परसेंटेज है वो मतदान उनकी पार्टी को वहां पे प्राप्त होता है। आखिर एक लोगों की जो मन में भय थी, जिस बात को लेकर चले थे, आज वो लोगों के मन में भय नहीं है। वो जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स को कोई छीन नहीं सकता, और इन्होंने छलावा किया, राजनीतिक छलावा किया। आज छलावे के साथ में जब वो जाएंगे तो जरूरी नहीं कौम जाए, क्योंकि आज उनके समाज, किसने, किरोड़ी लाल मीणा जी छलावा किया, जी कौम के साथ में उन्होंने छलावा किया, क्योंकि वहां पे उन्होंने हर कहीं पे, चाहे टिकट के लिए हो, चाहे किसी और चीज के लिए, अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पाए, भाई का हो, पत्नी का हो, तमाम यही चीजें, और उन्हें ही एडजस्ट करने का एक प्रयास करते रहे। और उन्हें जो कौम के अंदर जो भय दिया कि रिजर्वेशन है, तुम्हारा जो आरक्षण है, आरक्षण की अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है तो वो किरोड़ी मीणा के नेतृत्व में लड़ सकती है, और तमाम ट्राइब्स उनके साथ में थे। आज मैं ये कह रहा हूं कि ट्राइब्स जो जाती है, जिसमें 13.6% से के लगभग जो पूरे प्रदेश के अंदर आबादी है, उसमें से मीणाओं की आबादी कितनी है, और मीणाओं में से कितने प्रखर नेता इस प्रदेश के अंदर और हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ में, वो आज समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी उनकी। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, वापस लौटूंगा, मैं मदन राठौड़ जी के पास में जाऊंगा। मदन जी, कोई ज्यादा फर्क कांग्रेस पे नहीं पड़ने वाला है इस कदम का। बीजेपी की मजबूती की मैं बात करूंगा एक बार, बीजेपी को कुछ बेनिफिट होगा किरोड़ी लाल मीणा के आने से? नहीं, पहले तो मैं चौधरी साहब को जवाब देना चाहूंगा। भाई चौधरी साहब, जब पिछली बार 2008 के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब किरोड़ी लाल जी ने कौन सी कांग्रेस के समर्थन करके चुनाव लड़ा था? वो तो कांग्रेस का विरोध करके तो चुनाव लड़े थे, और लड़ने के बाद में जब आपको गरज पड़ी तो उनको साथ में ले लिया। तो ऐसी आलोचना नहीं करनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की, जिससे आपकी गरज पड़े। एक मिनट देखिए, आप बोलते रहे, मैं सुनता रहा। जब आपको गरज पड़े तब तो आप जो कुछ भी घुटने टेकने को तैयार हैं,
घोड़ी होने को तैयार हैं। ये मैं सोचता हूं कि ठीक बात नहीं है। ऐसी शब्द मतलब आपको उस व्यक्ति का ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए। वह व्यक्ति अपने वजूद पर जीत करके आया था और आपको गरज पड़ी, आपने उसका साथ लिया, 5 साल तक आपने उसका पूरा उपयोग लिया। अब उस व्यक्ति की आप इस प्रकार से आलोचना करेंगे। अब देखिए, हमारे पास अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास में 159 विधायक आज है और हम तो ये कह रहे हैं कि यदि सुबह का भटका यदि शाम को घर आता है तो हमको तो स्वागत करना है। कोई राष्ट्रीय चरित्र वाला व्यक्ति यदि हमारे साथ में आता है तो हम तो अभिनंदन करेंगे कि राष्ट्र भक्त कोई आता है, ऐसा व्यक्तित्व कोई भी आता है जिसमें राष्ट्रीय भावना भरी है, वह व्यक्ति आता है तो हम तो स्वागत करते हैं। हमने तो और मिस्ड कॉल पर भी मेंबर बनाए हैं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल खुला दिमाग है। हम खुले दिमाग से और अपने ऐसे ऐसे लोगों का अभिनंदन करने के लिए तैयार खड़े हैं, जो भी आए जो, लेकिन चाहिए राष्ट्रीय चरित्र, ये ज्यादा जरूरी है। राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत व्यक्तित्व कोई भी आता है तो हम स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। आप ऐसी बातें मत करिए कि वो बीजेपी के खिलाफ में चुनाव लड़ा था और पिछली बार कांग्रेस के खिलाफ में लड़ा था। ऐसा नहीं है। ये अलग वजूद वाला व्यक्ति है, अलग अपने आधार पर खड़ा है, तो वो उसकी आजादी की बात है, उसकी स्वतंत्रता की बात है। और वैसे भी तो वो जो उसका जो एनडीए के अंदर घटक तो इस बार जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो आया साथ में, तो तब से ये कयास तो लगाए जा रहे थे कि वो एनडीए में है तो एनडीए साथ साथ रहे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मैं एक बात और बताऊंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार ज्यों ज्यों बढ़ता है तो हमको तो खुशी होगी ना। हमारी ताकत तो बढ़ने वाली है, हमारी ताकत कोई कम होने वाली नहीं है। मदन जी, यहाँ एक छोटा सा मेरा सवाल है कि आपकी पार्टी के भीतर ही किरोड़ीलाल मीणा को विधानसभा में ही हम देखते थे, बाहर भी देखते थे, बड़े संगीन आरोप लगाए जाते थे, पार्टी के एमएलए की तरफ से लगाए जाते थे। और किरोड़ीलाल मीणा कई बार बाहें भी चढ़ाते हुए देखा गया उनको। लेकिन वो जो एमएलए जब पार्टी के लिए साथ में रहे, किरोड़ी से लोहा लेते रहे, क्योंकि दौसा, करौली, सवाई माधोपुर इस बेल्ट में किरोड़ी का दबदबा है। वहां पहले तक तो बस बीजेपी की अगर एक स्ट्रांग टीम के रूप में थे तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा था। आप लोगों ने टीम भी खड़ी की, कुछ सीटें जीते भी हैं वहां से, तो उन लोगों का क्या होगा? देखिए, ये बात तो हम ये सर्वविदित है और सभी मानते भी हैं कि यदि अलग अपने बल पर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ करके आता है तो वो विरोध तो उसका सभी पार्टियों से होता ही होता है। और वह व्यक्ति जब लड़ता है और उससे कोई जीतता है या उसके सामने वो जीतता है तो जो कुछ भी स्थिति होती है तो आमने सामने वाली स्थिति रहती है। जहां तक विधानसभा की बात है, मैं चौधरी जी को बताना चाहूंगा कि उस व्यक्ति ने अभी 4 साल समथिंग निकल गए हमारे विधानसभा में, उसने न तो कोई मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया, एक भी आरोप नहीं लगाया विधानसभा में। विधानसभा में चूंकि एक अलग दल का है, नापक्ष लॉबी से है, तो वो निश्चित रूप से सरकार को प्रश्न करेगा और अपनी बात रखने का उनका एक अपनी स्टाइल है, तो पुरजोर तरीके से वो अपनी बात रखते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं और सरकार ने जवाब भी दिया है उसका, बिल्कुल व्यवस्थित रूप से हमने ये पूरा व्यवहार देखा है। फिर अब चूंकि वो जब हमारे साथ में यदि मतलब जैसे जो सुन रहे हैं, जिस प्रकार से, मैं कोई अधिकृत बात तो नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे साथ कोई भी चर्चा में कोई ऐसी बात नहीं आई है, लेकिन मैं तो ये अभिनंदन ही करूंगा, कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रभक्त आए तो हमारी ताकत बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। हाँ। और जहां तक ये गणित जो आप बता रहे हैं, किरोड़ीलाल मीणा का अपना एक वजूद है, ये बात बिल्कुल उसने साबित भी किया, चाहे 2008 में किया हो, उससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आए जब किरोड़ीलाल मीणा ने अपना वजूद दिखाया भी था और अपने वजूद के आधार पर वो अपनी ताकत दिखाते आए हैं और निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ेंगे तो उसका फायदा मिलेगा। जहां आपने जो प्रश्न किया कि ऐसे क्षेत्र जैसे कि गोलमा देवी जी के सामने कोई चुनाव लड़ा या ऐसी कोई स्थितियां वहां बनी, तो जब कोई व्यक्ति साथ में आता है तो खुले दिमाग से आता है, शुद्ध अंतःकरण से आता है, शुद्ध भाव से आता है, और जब अंदर आता है तो अंदर सबके साथ मिल बैठ करके और आपस में प्रेम सद्भाव का व्यवहार बना करके हम एक दूसरे के साथ सहयोग देना, सहयोग लेना, इस भावना के साथ में कोई भी व्यक्ति पार्टी के साथ में आता है तो निश्चित रूप से आपस में समन्वय, तालमेल निश्चित रूप से रहेगा ही। उन विधायकों को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो आएंगे तो उनको भी, कोई आने वाले व्यक्ति को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आता है तो निष्पक्ष और अपने स्वेच्छा से बिना शर्त के कोई व्यक्ति साथ में जुड़ता है तो उसका पूरा का पूरा पार्टी के प्रति समर्पित भाव रहता है और इसमें जो पार्टी निर्णय फैसला जो भी करती है तो उसको सबको स्वीकार्य। एक मैं बात और जानना चाहूंगा मदन जी यहाँ पे कि ये कांग्रेस बयान दे सकती है कि हाल ही में जो बाई इलेक्शन हुआ उसके अंदर जो बीजेपी को करारी शिकस्त मिली
उससे घबरा करके और अपने लोगों को चुनना शुरू किया है। 1 साल पहले तक किरोड़ीलाल की कोई कदर नहीं होती थी, किरोड़ीलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे, लेकिन अब अचानक सरकार को जब महसूस होने लगा है कि जमीन हिलती नजर आ रही है तो किरोड़ी की घर वापसी कराई जा रही है, यह आरोप लग सकता है बीजेपी पे। निश्चित रूप से कांग्रेस तो आरोप लगाएगी और हम लोगों को भी समीक्षा करनी है। हार, ये जनादेश, ये हम स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। निश्चित रूप से जो ये 2 लोकसभा के और 1 विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें हम पराजित हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्वीकार तो है ही है, स्वीकार करना ही पड़ेगा और मन से स्वीकार भी करते हैं। लेकिन इसमें मैं सोचता हूं कि ये सब कुछ संभव नहीं है, ये सब कुछ ठीक नहीं है। हम करेंगे कि हमारी गलतियां कहां हो गई, हमने कमजोरी कहां दिखा दी, कहां पर हमको क्या किस प्रकार का सुधार करना चाहिए, तो हम उस दिशा में निश्चित रूप से हमने समीक्षा भी की है और हमने अपनी रणनीति भी बनाई है कि हम इसको किस प्रकार से पार करेंगे, हम इस युद्ध को कैसे जीतेंगे। हम अपना जनादेश यानी जनता में कहीं भी अविश्वास की स्थिति बनी है तो उसको हम फिर से और अपने पक्ष में कैसे लेकर के आएंगे। हम जनता, हमने जो काम किए जनता के सामने हम उस बात को ठीक ढंग से रख सकें, हम बता सकें। निश्चित रूप से हम समीक्षा तो करते हैं, समीक्षा करके और हम निश्चित रूप से अपनी ताकत में वृद्धि करने का काम करते हैं और इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और ये सभी करते हैं, कौन नहीं करता है। जो नहीं करेगा तो वो निश्चित रूप से पिटेगा ही पिटेगा। समीक्षा तो करनी पड़ेगी और समीक्षा करके और उचित फैसला करना ही पड़ता है। लेकिन मैं इस विषय को इसके साथ में नहीं जोड़ रहा हूं, इसलिए नहीं जोड़ रहा हूं क्योंकि यह वहां पर कोई ऐसा गणित, इस प्रकार की बात वहां इन चुनाव में, उपचुनाव में नहीं थी। उपचुनाव निश्चित रूप से एक बार तो ये होता है कि परिस्थितियां तत्कालिक क्या रही, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे ये पद्मावत का मामला था या जो उधर बाड़मेर वाला जो इश्यू था या नागौर वाला इश्यू था, इसको कांग्रेस बहुत मतलब भ्रामक प्रचार करके हमारे खिलाफ में एक एटमॉस्फेयर करने की कोशिश की, जबकि पद्मावत पे बैन हमने लगाया। लेकिन उन्होंने, क्योंकि जो इसमें राजपूत समाज के जो नेता थे वो कांग्रेस के नेता थे, तो उन्होंने इस तरीके से उसको बुलाने की कोशिश की और हमारे खिलाफ में वो कामयाब हो गए वातावरण बनाने में, तो उसका नुकसान हमको हुआ। ये कई कारण होते हैं, उस समय तात्कालिक परिस्थितियां जो कुछ भी बनती है उन आधार पर उपचुनाव होते हैं। लेकिन हमने अपनी कमजोरियां कहां कहां रह गई, त्रुटि कहां कहां रह गई, उसमें हमने सुधार किया है। सुधार करके हम एकदम मजबूत भी बन गए। और मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ा कारण तो ये भी है कि हम जब हमने गलतियां सुधार कर ली, हमने ठीक अपनी रणनीति बना ली, तो इसमें कई लोग और आएंगे। अभी आप देखिए जो थोड़े बहुत इधर उधर भटक गए। ये तो मैंने पहले ही कहा कि जैसे जैसे चुनाव का वक्त आएगा इधर से उधर, उधर से उधर। और ये मैं आपको भाई साहब एक बात बताना चाहूंगा कि जो ताकतवर झंडा जिसका होता है, जो पार्टी सक्षम होती है, मजबूत होती है, उसके साथ में जुड़ा होता है लोगों का। कोई भी कमजोर के साथ जुड़ना नहीं चाहेगा, तो ताकतवर के साथ जुड़ेंगे तो जुड़ना ही चाहिए निश्चित रूप से। और हम भी, मैं तो एक बात बताऊं, इसमें राष्ट्रभक्त आता है तो हमको स्वागत करना है। तो बीजेपी में जो आ रहा है वो राष्ट्रभक्त है? नहीं, राष्ट्रभक्त बीजेपी में आता है, हम स्वागत करेंगे। दूसरा आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ मदन जी, इस कमेंट को मैं किस तरह से लूं कि आपने कहा कि जो राष्ट्रभक्त है वो बीजेपी में आएगा, जो बीजेपी में आते हैं वो राष्ट्रभक्त, ये माना जाए? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, वैसे तो हम तो चाहते हैं कि राष्ट्रभक्त विपक्ष भी बने, क्योंकि कैसे बनाओगे आप अपने उसमें पूरी कांग्रेस को शामिल करना चाह रहे हो? नहीं, मैं वो तो कांग्रेस के अंदर भी, मैं ये बात देखिए, अभी विषय बदल जाएगा। बाकी कांग्रेस में हमेशा तुष्टीकरण की नीति रही है। कांग्रेस में हमेशा जो ऐसे अराष्ट्रीय गतिविधियां रही उनको ताकत देने का काम किया है कांग्रेस ने। जैसे ये चाहे जेएनयू का मुद्दा रहा हो, चाहे कश्मीर में सेना पर पत्थर फेंकने वाले, उनका समर्थन करने के लिए कांग्रेस ने कई कदम उठाए थे, इसलिए हम कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। अदरवाइज कांग्रेस पर आरोप नहीं। हम तो चाहते हैं कि वो भी राष्ट्रभक्त बने। लोकतंत्र का तकाजा है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही राष्ट्रभक्त रहे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा दावा है कि हम राष्ट्रभक्तों का अभिनंदन करते हैं। हमारा दावा है कि हम राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व हमारे साथ में आता है, हम उसका अभिनंदन करते हैं। ये इस प्रकार की बात है ना। और दूसरी बात है, दूसरा कोई व्यक्ति हमारे साथ मिक्सअप हो ही नहीं सकता। वो आएगा तो टिक ही नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ राष्ट्रभक्ति के ही भाव हैं, राष्ट्रीय चरित्र की बातें होती है। राष्ट्रीय गतिविधियों को कभी ताकत देने का काम हम कर ही नहीं सकते।
ये हमारी स्थिति है। चलिए मैं वापस आऊंगा। अभी आपने सुना आसिफ चौधरी जी, देखिए चुनाव है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो बहुत सारे पुराने कार्यकर्ता पार्टियों से टूट करके, और राजस्थान में भी कोई अनोखी बात नहीं हो रही है, कई मर्तबा ऐसा देखा जाता है। लेकिन मदन जी ने एक बात कही है कि देखिए जहां मजबूती होती है वहां लोग आना शुरू करते हैं। तो यानी कि आज भी कांग्रेस एक्सरसाइज कर रही है, सारी बातें हैं, लेकिन चुनाव का 8 महीने 9 महीने का वक्त सामने हो और बीजेपी कांग्रेस को इतनी कमजोर मान के चल रही है। मदन जी राठौड़ का मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत सम्मान करता हूं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वैचारिक रूप से मेरे प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन उनके जो भाव हैं यहां से निकलने के बाद में निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन मैं महसूस करता हूं। लेकिन आज इस प्रकार से साफ दामन पे बैठ के राष्ट्रभक्ति की जो प्रवचन दे रहे हैं उन पे जब वो बोलते हैं तो बहुत एक हंसी सी आती है। जब भी पढ़ता हूं खत तेरे, जब भी पढ़ता हूं खत तेरे लतीफे से लगते हैं, जहां लफज वफा आता है। तो इनकी बातें राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय चेहरा और राष्ट्रीय चरित्र, कल जिस प्रकार चरित्र को जो छलनी कर रहे थे आज वो राष्ट्रभक्त के तौर पर नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी। आप संवैधानिक पद पे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो सकते हैं, लेकिन आपका जो दायित्व है इस संविधान प्रदेश की जनता के लिए ब्रेक के लिए रोक रहा हूं मैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की बीजेपी में वापसी। किरोड़ीलाल मीणा की वापसी होने का जो सिलसिला है उसमें भी काफी एक कहें कि पिक्चराइजेशन जिस तरह का किया जा रहा है या किया गया है वो भी बड़ा एक रोचक मोड़ पे लाके खड़ा किया। 3 बजे के आसपास मीडिया को बुलाया गया था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ज्वाइन करेंगे और मुख्यमंत्री निवास पे किरोड़ीलाल मीणा रहे मौजूद 6 बजे तक। जैसे हमने शो शुरू किया था तब तक किरोड़ीलाल मीणा वहीं पे बने रहे और समर्थक उनके किरोड़ीलाल के सरकारी निवास जो हॉस्पिटल मार्ग है वहां पे जमे हैं। और सब में एक जिज्ञासा है कि जब बात हो चुकी है तो आखिर अटकावा का है मामला और ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पा रही है, इसकी विधिवत घोषणा क्यों नहीं हो पा रही है। हालांकि हर कोई भी इसे खारिज भी नहीं कर रहा है कि किरोड़ीलाल की वापसी में नहीं है। अधिकृत रूप से किरोड़ीलाल के निवास से इस बात का मैसेज करवाया गया था मीडिया को कि किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मदन जी से एक बार मैं वापस जाना चाहूंगा। मदन जी, क्या लगता है आपको कि बीच में जो गैप रहा, 3 बजे का टाइम दिया गया और उसके बाद 6 बजे तक भी किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं रहा, मुख्यमंत्री निवास पे किरोड़ीलाल रहे, तो वहां की स्थिति तो नहीं है कोई? मैं आपसे बताऊं कि अभी मैं बीजेपी कार्यालय गया था, हालांकि मैं तो गया था कल विधायक दल की मीटिंग है उसकी व्यवस्था के निमित्त गया था, लेकिन मीडिया ने मेरे से भी पूछा तो मैं बताऊं आज कोई बीजेपी कार्यालय में आने का कोई हमारे पास तो कोई ऐसा कोई अधिकृत कोई सूचना समाचार नहीं था। यदि किरोड़ीलाल जी जैसे उसमें एनडीए के मेंबर्स तो ही हैं और विधिवत रूप से अपनी पार्टी का यदि विलय करते हैं तो कल विधायक दल की मीटिंग है तो विधायक दल की मीटिंग में आ जाएंगे तो स्वागत है। चले हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ गए हैं। श्याम जी, किरोड़ी की बीजेपी में वापसी, 3 बजे का समय दिया गया था, 6 बजे तक किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है। उनके समर्थक हैं, उनमें भी एक ये जानने की एक जिज्ञासा बढ़ने लगी कि क्या होगा, क्यों नहीं आ रहे, क्यों अनाउंस क्यों नहीं किया जा रहा। योगिता जी, क्योंकि पिछले काफी टाइम से किरोड़ीलाल मीणा का बीजेपी में विलय होने की बातचीत चल रही थी। अब क्योंकि पहले भी आपको मुख्यमंत्री से मिले थे, आपके नाम किरोड़ीलाल। अब मदन जी को पता है कि गत दिनों जब विधानसभा में एक प्रश्न महिला बाल विकास का आया था, किरोड़ी जी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था और ऐसा कोई नहीं दिख रहा था। उससे लग रहा था कि बीजेपी में वो आ रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा ही घर वापसी हो रही है। हाँ, वो क्योंकि हमेशा ही जब प्रश्न पूछते थे और उनका प्रश्न आ गया, पुकार लिया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई ज्यादा ऐसा रिएक्ट नहीं दिखा। तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी में कुछ अंदर से चल रहा है। और ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है क्योंकि किरोड़ी खुद आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं और हमेशा कहते रहे कि मैं अपने कार्यकर्ता हूँ और रहूंगा। और संगमा की पार्टी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद त्रिपुरा में जब सरकार बीजेपी की बन गई उनके सहयोग से, तो ये तो लग ही रहा था कि विलय होगा, लेकिन विलय
आज होगा या कल होगा, इस बात को लेकर के थोड़ा बहुत स्थिति बनी हुई है। बीजेपी के ऑफिस में भी मदन जी कह रहे हैं, क्योंकि ये उप सचेतक है, इनको तो पता होता है कि विधायक दल की बैठक बुलाने में भूमिका सचेतक और उप सचेतक की होती है। अब कल रात को जो बैठक मुख्यमंत्री निवास पर हुई थी, मदन जी को बुलाया नहीं बुलाया मुझे नहीं पता, लेकिन कल निश्चित रूप से नहीं, वो चुनाव समिति की बैठक थी, उसमें जो मेंबर साहिबान हैं उन्हीं को, क्योंकि उसमें निश्चित रूप से इनके वापसी की भी चर्चा गहनता से की गई थी, क्योंकि इस तरह की बातें केंद्र से। चले यहाँ अगर बात नफा नुकसान की जाए तो किरोड़ी के आने से बीजेपी को क्या फायदा होगा कुछ? देखिए, पूर्वी राजस्थान में इनका वर्चस्व है निश्चित रूप से, जिसमें कि दौसा लेंगे आप, करौली लेंगे, सवाई माधोपुर लेंगे और धौलपुर तक पूरा बेल्ट उतर जाता है। गुर्जर और मीणा दोनों को ये प्रभावित करते हैं। सिर्फ पायलट गुर्जर हैं, उस नाते से बीजेपी उनके खिलाफ इनको उतारेगी। अशोक गहलोत ने इनका अपने समय पे उपयोग लिया था, उन्होंने अपनी पत्नी को इनको विधायक भी बनाया था। करीब 26 विधायक मीणा और फिर करीब लगाया जाए तो 40 गुर्जर प्लस मीणा दोनों विधायक राजस्थान में बन करके आते हैं। अब उसका कितना लाभ भाजपा ले पाएगी ये तो, क्योंकि अभी जब विलय हो जाएगा उसके बाद सारी चीजें क्लियर होगी, लेकिन ये तो निश्चित है कि विलय होगा। अब राज्यसभा में वो खुद जाते हैं या उनके भाई जाते हैं या क्या जाते हैं, इस पे थोड़ा सा पैच लटका हुआ पड़ा है। तो मेरे को लगता है खुद ही राज्यसभा में जाएंगे 6 साल के लिए, और केंद्र में हो सकता हो कि इनको मंत्री बनाया जाए, क्योंकि अभी है, पहले भी बातचीत चल रही थी कि किस प्रकार से क्या हो, एक और किसको लिया जाए, वो कल क्लियरेंस होगा, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक में परिचय कराया जाएगा कि भाजपा के जो राज्यसभा के सदस्यों के कौन कौन है, क्योंकि हमेशा से परंपरा रही है कि विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, उसमें बताया जाता था। जब पहली बार भूपेंद्र आए थे तो देवी सिंह भाटी ने पूछा था कौन है, हमको जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार से कल तीनों जो उम्मीदवार होंगे, 2 तो परिचित हैं कि अगर करोड़ी भी होते हैं तो भी परिचय, तीसरा व्यक्ति कौन होगा ये अभी, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हो रहा, अभी चल रहा है। तो ये सारी बातें समझिए, यहाँ एक आप जुड़े थे, उससे पहले हमारा एक सवाल और चल रहा था कि प्रतिपक्ष या कांग्रेस का एक आरोप आ सकता है कि हाल ही में हुए बाई इलेक्शन में जब धरती खिसकती नजर आ रही है बीजेपी को, तो वो अपने लोगों को वापसी करा रही है। क्या ये कोई एजेंडा हो सकता है? देखिए, क्योंकि जीत के लिए, अपनी पार्टी को प्रभावशाली और सुदृढ़ बनाने के लिए हर इलेक्शन से पहले सब कुछ गतिविधियां होती है, कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में भी देखिएगा आने वाले समय में कुछ लोग आएंगे, ये बीजेपी में हो रहा है। अब बीजेपी में और लोग कौन आएंगे ये भी साथ चल रहा है, क्योंकि अब हो सकता हो कि घनश्याम तिवारी पे भी डोरे डाले जाए, बाकी लोगों पे हनुमान बेनीवाल पे भी डाला जाए, तो बड़ा अलग तरह से माहौल आपने 2-3 महीने में बहुत सारे बदलाव आपको इसमें दिखेंगे। और क्योंकि कांग्रेस का धरातल जब मजबूत होता है तो अगर खिसकने की स्थिति आती है तो निश्चित रूप से विचार होता है उसमें, और वो बयानबाजी करते हैं जिससे कि वो प्रोवोक हो और बीजेपी में इस तरह की स्थितियां अलग तरह की पैदा हो। लेकिन ये बात कही जा सकती है कि करोड़ी मीणा के बीजेपी के आने से निश्चित रूप से कुछ न कुछ लाभ बीजेपी को मिलेगा, उसमें दो राय नहीं। जी चलिए, आपसे जो कानूनी पहलू भी है साहब, कानूनी पहलू यह है कि किरोड़ी लाल मीणा एक पार्टी के विधायक है और उसका 1/3 तो पूरा विलय हो रहा है ना, पूरा विलय होगा, पूरा विलय हो सकता है, भाजपा का पूरा विलय हो जाएगा, 4 विधायक और मिल जाएंगे आपको। और करोड़ी जी तो क्योंकि अगर राज्यसभा में जाएंगे तो फिर 3 विधायक रहेंगे आपके पास, ये तो निश्चित है, क्योंकि पूरी पार्टी का विलय होगा। जैसे देवी सिंह जी भाटी आए थे जब पूरी पार्टी का विलय हुआ था, तो उसी प्रकार से विलय होगा इसमें पूरा यदि विलय करती है तो कर सकती है, अदरवाइज तो उनमें एक सिस्टम है, उस सिस्टम से ही हो सकता है। बिल्कुल, उसमें कोई संदेह नहीं है कि तो पूरा विलय होगा आपके, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो होता भी रहा है जब बीएसपी के 6 विधायक है उसी कांग्रेस विलय नहीं हो पाया था, वो तो आ गए थे क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय नहीं दिया था पूरे 5 साल तक, इसलिए वो रहे और आराम से उनके पास कोई दिक्कत नहीं आई। बाद में वहाँ के क्योंकि विधायक ही कर सकता है, निर्दलीय आ नहीं सकता। जैसे अभी आपने कहा आस्था रख सकता है किसी के प्रति, निर्दलीय तो आपके समर्पित हो जाएगा, तो वो तो आपको रहेगा, वो निर्दलीय रहे तो क्या होता है, उसको तो आप समर्थन दे सकता है, समर्थन मेंबर नहीं बन सकता। पार्टी का लोग तो बन सकते हैं, ये तो पूरा विलय आपके अंदर हो जाएगा, ये तो आपके विलय तो हो जाएगा, बाद बीजेपी के ही लोग हो जाएंगे बाद में जी, अधिसूचना जारी करेंगे विधानसभा अध्यक्ष, उसके बाद हो जाएगा। तो समझिए, या राजस्थान के राजनीति के असर की बात करें तो कांग्रेस जिस तरह से अभी 15 विधानसभा सीट में माफ करेगा 17 विधानसभा सीट में एक तरह से लीड रही थी,
किरोड़ी के आने से पूर्वी राजस्थान की आप बात कर रहे हो, पूर्वी राजस्थान में अगर हम बात करें तो 2 लोकसभा सीट ऐसी रही थी, धौलपुर करौली और ये आपके माफ करिएगा दौसा, जो बिलो 1 लाख की लीड थी, जबकि एक जसवंत सिंह जीते थे 1 लाख से, हारे थे 1 लाख से नीचे से, बाकी सब जगह 1 लाख 2 लाख 3 लाख इस तरह से कांग्रेस या निकटतम प्रतिद्वंदी जो रहे वो। और यहां पे किरोड़ी एक दम के साथ में रहा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, बावजूद उसके एसटी सीट दौसा में वो दूसरे नंबर पे रहे थे। और जो गैप की अगर मैं बात करूं तो बहुत लंबा गैप उसमें नहीं रहा था, करीब 60,000 वोटों का गैप रहा था बस। एक सबसे कम अगर उसकी बात करें तो आपको ये भी पता है कि पहले वो निर्दलीय रूप में सांसद रह चुके हैं करोड़ी। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि करोड़ी का वर्चस्व तो है, यही कारण है कि वो अपनी पत्नी को, तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा? कांग्रेस को निश्चित रूप से, क्योंकि नुकसान मीणा जाति के मतदाताओं को लेकर होगा, और गुजर भी कुछ करोड़ी के पक्षधर हैं कई जगह पर। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, चुनाव 18 में जब हमारे यहाँ होंगे, उस वक्त कांग्रेस का धरातल कमजोर होने की स्थिति में आएगा। लेकिन कुछ मीणा जो नेता हैं वो प्रभावशाली भी हो जाएंगे बीजेपी में, जो अब तक उनको प्रभावशाली नहीं माना जा रहा था, वो उसमें कुछ इजाफा होगा। जो मीणा जाति के जो कुछ नेता हैं, 3-4 लोग जो आपको लालसोट से चुनाव प्रसादी और ये सब जो उनको पूछा नहीं जा रहा है, वो उनको पूछा जाने लगेगा। तो ये सारी चीजें दोनों के अंदर इसका, चलिए बात में आपकी बात से सहमत। तो देखिए, राजनीति वो एक घटनाक्रम कहा जा, राजनीति अपने आप में एक घटनाक्रम है। घटनाएं कब घटित होती हैं, कहां क्या समीकरण बन सकते हैं, किसके बिगड़ सकते हैं, किस घड़ी में क्या हो सकता है, बहुत जल्दबाजी होती है अगर कोई कुछ उसमें कयास लगा करके कहे। आज हम बात कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी में वापसी की, जैसे क्लू है कि कांग्रेस में कुछ लोग वापसी कर सकते हैं। हाल ही में एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने ज्वाइन किया, कुछ और लोगों ने भी ज्वाइन किया है। तो ये कि फेरबदल ये घटनाक्रम की तरह ही चलते हैं। आरसी चौधरी जी, यहाँ पे मध्य और पूर्वी राजस्थान 2 जगह पे किरोड़ी लाल का एक यूं कहें कि एक प्रभाव है। प्रभाव का मतलब ये होता है कि अगर बीजेपी कहीं पे निकटतम प्रतिद्वंदी बनने की स्थिति में है, थोड़ा सारा अगर किरोड़ी देते हैं तो जीत की स्थिति में होती है। जैसे मैंने बताया भी था कि कितनी सीटों के ऊपर वो एनपीपी के प्रत्याशियों को जिता पाए, कितनी सीट के ऊपर वो निकटतम प्रतिद्वंदी रहे, कितनी सीट के ऊपर वो तीसरे नंबर पे रहे। तो ये जो एक सिलसिला है, ये मुझे ऐसा लगता है कि काफी कारगर और वैसा सिलसिला हो सकता है। और किरोड़ी ने अपनी जब दम भरी थी उस वक्त मोदी लहर के दरमियान भी एक विपरीत स्थितियों में अपने को एक मजबूती के साथ में काबिज कर पाए। चाहे सीट बेशक 4 आई, लेकिन वोटिंग परसेंटेज और वोटों का जो रेशो रहा वो ठीक ठाक रहा था। तो नुकसान कांग्रेस को साफ दिखाई देता है ऐसे में। योगेंद्र जी, जिस प्रकार से जो आंकलन कर रहे हैं पूर्वी राजस्थान के अंदर, उनका बहुत प्रभाव है। पूर्वी राजस्थान में हाल ही में चुनाव हुआ, अलवर उस पूर्वी राजस्थान का एक हिस्सा है। रामगढ़ एक विधानसभा है जहां से उनकी पत्नी गोरमा देवी जी विधायक हैं। लक्ष्मणगढ़ राजगढ़ जो राजगढ़, वहां से विधायक हैं और ओपन मंच से वो प्रचार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का। सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं पे पराजित हुई है तो वो राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ से ही हुई है। किरोड़ी लाल कहां गए प्रचार? किरोड़ी लाल मीणा जी ने खुले मन से वहां पे जाके प्रचार किया, खुले रूप से प्रचार किया। देखिए अगर ना कहें तो अच्छी बात है, अगर लगता है कि आने से हो सकती है तो ये भाजपा का एक अपना सोचना है। लेकिन मेरा इतना कहना है कि मेरे जो बीजेपी के जो साथी हैं अभी बोल रहे थे, उन्होंने कहा गरज पड़ा तो साथ लिया और गरज पड़ा तो छोड़ दिया। एक शब्द बोला है, गरज पड़ने पे साथ नहीं लिया। वो अपनी विचारधारा को लिए हुए थे, एक सरकार के अंदर एक सरकार का हिस्सा थे और सरकार से बाहर थे। वो आप पे आरोप लगा के बाहर गए थे। और आज क्या मजबूरी है जब प्रधानमंत्री की रैली में काले झंडे दिखाए जाते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, क्या उसको संतुलित करने का एक प्रयास है या क्या दूसरा है? दूसरा, इन्होंने कहा कि एनडीए का घटक दल बन गया एनपीपी। एनडीए का घटक का बना 2016 में बना और 2016 के अंदर ही इन पे एक मुकदमा दर्ज हुआ। करौली के अंदर महिला थाने के अंदर मुकदमा का एफआईआर नंबर 124/216 बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ। मेरे जो विधायक हैं साथी, बहुत उन्होंने कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात की। उनका एक छोटा सा मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्त, ऐसा चरित्रवान राष्ट्रभक्त जिस पे धारा इनके तहत मुकदमा दर्ज होता है और उस पर प्रेशर बनाया जाता है और बार्गेनिंग शुरू होती है 2016 से लेके और आज तक।
और ये सिलसिला कहां तक चल रहा है और ऐसे राष्ट्रभक्त कितने भारतीय जनता पार्टी शामिल करने का प्रयास करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक चरित्र है। दूसरा, इन्होंने कहा कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने मोबिलाइज करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए 2013-14 से पहले तमाम ये मुद्दे उठाए। आज वो हिंदू भी पूछना चाहता है जिसके आप मुखर होकर जो बात कर रहे थे, आज गोरेगांव की घटना हो चाहे गुजरात की घटना हो, आखिर आपने हिंदुओं को किस वर्ग पे कैसे कैसे बाइफर्केट करने का प्रयास किया है, वो आपकी रणनीति को भी समझ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कितनी चरित्रवान है, एक ध्वज एक विधान एक संविधान की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता जम्मू कश्मीर के अंदर 2 ध्वजों के बीच में बैठ के शपथ लेते हैं योगेंद्र जी, और फिर वो अपने आप को चरित्रवान कहते हैं। हम लाल चौक पे झंडा फहराएंगे और लाल चौक पे झंडा फहराने का आज नाम नहीं लेते, उनकी खुद की सरकार है। इतनी चरित्रवान भारतीय जनता पार्टी है और इतने राष्ट्रीय नेताओं को वो लेने का एक प्रयास कर रही है। जो ये बोल रहे हैं ये इनका अपना एक सोच है, लेकिन राष्ट्र की जनता वो समझ रही है। उनका इंपैक्ट कितना होगा, क्या होगा, ये आने वाले समय के गर्भ में है, लेकिन अपन एक आंकलन जरूर कर सकते हैं। और आंकलन में मैं इतना कह सकता हूं कि जब उनकी पत्नी के विधायक रहते हुए अगर वहां पे इतनी करारी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको जनता इस रूप में स्वीकार करेगी और उनके कहने से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगी। दूसरा, महुआ में जो विधायक हैं उनकी और इनके आपस में टसल होती रही है, मिस्टर हुडला, और विधानसभा में भी होती रही है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी में तो ये भय है कि एक के आने से कितने निकलेंगे और कितने आने से कितने जुड़ेंगे। तो आखिर ये मदन जी तय कर ले में है क्या, ऐसा तो नहीं चल रहा है कि किरोड़ी के आने से कुछ लोग जाएंगे जो आप लोगों की तरफ नहीं। ये तो जो प्रतिशोध जब खुले मंच पे आता है तो उसकी जब अपन एक चर्चा कर रहे हैं तो उस एक चर्चा का हिस्सा तो होता है। चलिए, ये माना जा सकता है कि कई बार ऐसी स्थितियां राजनीति में बनते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। अगर किरोड़ी विरोधी होंगे तो आपकी तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं। देखिए, हमारा कभी कोई विरोधी नहीं थे, किसी भी ना हमारे वो समर्थक थे, वो समर्थक थे। उन्होंने कहा कि मैं इस एक्ट में बंद हुआ, मैं इस एक्ट में बंद हुआ, मैं जनसंघ का आदमी हूं, मैं मूल हूं और हमारी विचारधारा पे दूसरे लोगों ने, भ्रष्ट लोगों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूं। आज वही लोग जिन लोगों पे वो आरोप लगा रहे थे वही आज भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं, और अगर वो आते हैं तो आज प्रदेश की जनता उनसे भी जवाब मांगेगी और तमाम ये भी कहना होगा कि कल तक जो आप पे आरोप लगा रहे थे आज आपके चहेते और राष्ट्रभक्त कैसे नजर आते हैं, ये प्रदेश की जनता। पवित्र आत्मा की जागृति कही जा सकती है इसे कि चले वापसी की ओर चलिए। पता नहीं चौधरी जी कितने बहक गए, कहाँ के हमने कहा, आपने कहा मदन जी बताया झंडे दिखाए। अरे बकवास करते हैं। मैं वहाँ मौके पर था। पूरे प्रदेश की जनता कह दीजिए नहीं ऐसे झूठी है, कांग्रेस के ये झूठी है, ये कांग्रेस नहीं है। आप अपने 4 लाख लोग नहीं के लिए शांति से बैठे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बैठ लगता है सर। ये ऐसी बातें 4 लाख तो नहीं थे। देखिए, मैं बताऊं आपको, कांग्रेस से भय लगता है, बातें करते हो कि करते हो, क्यों डरते हो? कांग्रेस फैला रही है, ये प्रदेश की जनता पार्टी कि नहीं थे। अरे वहां भी जाइए कि नहीं थे, काला झंडा नहीं दिखाए। चौधरी जी कहाँ की बात कर रहे हो? किसके साथ बता दीजिए, नहीं दिखाए काले झंडे, पता नहीं लगे जानकारी आप रखते हो, ऐसी बातें मत करो। बिल्कुल व्यक्तिगत में बात कर रहा हूँ, मैं बातें कर लूंगा। जिम्मेदारी की बात करते हो, जिम्मेदारी से उसके साथ तो साथ में कितना साथ में लेकर के काम कर दिया। हम डाइवर्ट ना हो, डाइवर्ट तो चौधरी जी है ना, क्या क्या बोल गए ये पता है इनको। हमने तो आपकी बात कर रहे हो, आपकी बातों को जवाब दे रहे हो, मेरी बात वहां पर इस प्रकार की जो चर्चा हो गई, ये रैली के अंदर ये हो गया। अरे कहाँ रैली में बता दीजिए, बता दीजिए कि प्रदेश में नहीं हुआ, बताइए। आप ऐसी बातें करते हो चौधरी जी, आप कोई विषय वस्तु पर आओ तो बात समझते हो, किस प्रकार की बातें करने लग गए। देखिए, रैली है, आपने वो बोल दिया कि उस झंडे के साथ में जुड़ गए और आपने तो पता नहीं क्या क्या रिश्ते बना दिए।
इस प्रकार की बातें मत करो। ये सब राठौड़ साहब ऐसी बात जब आपने आरोप लगाए, मैंने आरोप लगाए, जवाब दिया, मैंने आरोप लगाए, पार्टी होने का मैंने आपको जवाब दिए, राष्ट्रपति हमारे पास आए, दिक्कत क्या होगी? हमें कहा दिक्कत हुई? हम तो हिंदुस्तान के तमाम आदमियों को आपको मेरे क्या गलत कह दिया? अरे बोले देंगे क्या बोले? आप सुनिए मदन जी, मैं चुपी तो मदन जी, मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को राष्ट्रभक्त मानता हूँ। जब आप मेरे आप भी राष्ट्रभक्ति में कोई चीज नहीं लगाते। आप भारतीय जनता पार्टी को व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाता हूँ। मदन जी, मैं हम डाइवर्ट नहीं होना चाहते, हम किरोड़ीलाल मीणा डाइवर्ट ये कर रहे थे ना। चलिए अब हम इस टॉपिक को क्लोज कर रहे हैं। हम किरोड़ीलाल मीणा पे हम फोकस करना चाहेंगे। लगभग 40 सीट पे सामने माना जा सकता है कि किरोड़ीलाल मीणा उठापटक कर सकते हैं, क्योंकि मध्य और पूर्वी राजस्थान जो है जहां पे एक ये देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए मोदी लहर, पिछला जो चुनाव था 2013 का, मोदी लहर का काफी उस पर असर देखा गया था। अभी जो चुनाव होगा 17 सीट पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। परिस्थितियां बहुत सारी बदल सकती हैं। जो आज हम सिनेरियो 163 का जब रिजल्ट आ रहे थे उस दिन जो देख रहे थे, हो सकता है ऐसी स्थितियां नहीं बने, कुछ अलग हो। और हमेशा जब सत्ता में आप होते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी जाती है। अभी आप रिकॉर्ड उठा के भी देख सकते हैं, किसी सरकार को भी वो मैंडेट जो रहा है उसे मेंटेन नहीं कर पाई कोई भी। चाहे गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हमेशा ग्राफ उनका भी डाउन गया है, जो अभी 99 पे भी आ गया। तो ये एक प्रक्रिया का पार्ट समझिए, या एक हम देखते हैं कि राजनीति का जो एक ज्योग्राफी राजनीति की, उसमें बदलाव हमेशा होता रहता है, और बदलाव एक प्रक्रिया का पार्ट प्रक्रिया है। तो यहां पे ये मान सकते हैं कि किरोड़ी की वजह से यहां पे कुछ इस तरह की मजबूती मिल सकती है। हालांकि देखिए दोनों ही बातें हैं, बीजेपी जिस पे हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है किरोड़ी का। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि किरोड़ी जननेता तो हैं इस मुद्दे तो आपने हर संघर्ष किया, बिल्कुल प्रदर्शन देखा, क्योंकि वो आपके सीमेंट फैक्ट्री से सवाई माधोपुर से निकल कर राजनीति में आए, उसके बाद डॉक्टर थे, उसके बाद वो छोड़ते, क्योंकि उनकी पत्नी का मैं आज बयान दिन में सुन रहा था, तो कह रहे थे बीजेपी में जाने से हमारे क्या दिक्कत है, हम तो बीजेपी के पहले थे ही। तो ये तो निश्चित हो रहा है कि बीजेपी में आ रहे हैं मदन जी। अब क्यों नहीं कह रहे हैं इस पर? नहीं, मदन जी ये नहीं कह रहे मदन जी, क्योंकि उनके घर पे आतिशबाजी हो गई। मैंने देखा कि उनके घर पे आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हो गया, खुद किरोड़ी पहुंच चुके थे घर पे। अब वो पल था कि बीजेपी ऑफिस में कितनी बजे उनको लाया जाए और उनको विधिवत रूप से, क्योंकि राज्यसभा में भेजने से पहले उनको विधिवत रूप से बीजेपी का सदस्य बनाया जाएगा, और जो आप कह रहे हैं कि पार्टी का विलय होगा वो विधिवत रूप से ऐलान होगा। किरोड़ी जी बीजेपी ऑफिस में जाकर के कहेंगे कि जो पार्टी मेरी राजप्पा है उसको आज मैं भाजपा में शामिल करने की घोषणा करता हूं। उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीजें जो कानूनी प्रक्रिया है वो सारी समाप्त होकर के बीजेपी में विलय हो जाएगा। पूरी पार्टी का विलय तो हो सकता है, उसमें निर्दलीय नहीं, क्योंकि हो सकता हो कि उनकी पार्टी के लोगों को कुछ को मंत्री बनाया जाए। क्योंकि अब देखिएगा बीजेपी में जैसे राज्यसभा के चुनाव हो जाएंगे बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, मंत्रिमंडल में फेरबदल भी होगा, और क्या कुछ हो सकता है कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि अब एक नई चीज सुनने में आ रही है कि क्या राज्य विधानसभा के चुनाव समय पर होंगे या बाद में होंगे, या राष्ट्रपति शासन यहाँ लागू होगा या क्या होगा, ये सब चीजें अभी देखिए ये तो एक स्वागत योग्य कदम होना चाहिए कि कुछ राज्यों के चुनाव अगर टाले जा सकते हैं, और अगर एक साथ जनता का पैसा बचेगा इसमें, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक समीकरण बहुत तेजी से बदलेंगे। क्योंकि करीब ऐसा 10 राज्यों में हो सकता है, कर्नाटक को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, 10 राज्य शामिल होकर के होंगे और मई में। लेकिन वो मुझे लगता है कि सरकार को प्रतिपक्ष को भी बड़ा अलग तरह की बात है, और वो एक समझौते के आधार पर, समझौते की अलग बात होती है, उस समय सहमति होनी चाहिए, सबको कॉन्फिडेंस। लेकिन हम हमेशा विकास की चीजें रुकती है महज इस बात को लेकर के कि अब आचार संहिता है, आचार संहिता, इससे जनप्रतिनिधि भी बहुत परेशान होते हैं कि आचार संहिता से आधे से ज्यादा टाइम तो हम वही झेलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार का जो आप कह रहे हैं राजनीतिकरण में बहुत अधिक तरह का बदलाव आएगा अगर ये सब होता है, और जिस तरह के किरोड़ी का आना और राज्यसभा का सदस्य बनना, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है बीजेपी में आमूलचूल परिवर्तन होने की संभावना बनेगी। क्योंकि आपको जब देखिए नंदलाल जी मीणा जो कि बुजुर्ग हैं और उनसे चला नहीं जा रहा, तो हो सकता है कि उनको हटा करके कुछ और लाया जाए, तो एक अलग से बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जो बीजेपी की भैरव सिंह जी की सरकार जब 4 महीने के लास्ट में जब से बदलाव हुआ था, वो बदलाव आपको किरोड़ी के लिए मैं एक बात और जानना चाहूंगा श्याम जी यहाँ पे। देखिए कोई भी नेता अपने घर में वापसी करता है, किसी पार्टी का दामन थामता है, कोई डिस्क्लोज नहीं करता है कि
कंडीशनल ज्वाइनिंग है उसकी, जबकि होती यही है, अंदर खाने में यही बात है। निश्चित रूप से। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला बीजेपी में आए थे लोकसभा चुनाव के दरमियान, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अनकंडीशनल मेरी ज्वाइनिंग है और मैं मेरा, क्योंकि एक हमारे हित में इतना सोच विचार किया पार्टी ने और केंद्र ने हमें धोखे में रखा। ये सीधे एक आरोप लगे थे यूपीए 1 पे, जब 2 के दरमियान हुआ, किरोड़ीलाल मीणा से 300 कुछ वोट से हार गए थे वो, तो तब भी यही कहा गया था, जबकि कंडीशन ये रखी होगी कि चुनाव का टिकट मिलेगा। ठीक है, निश्चित रूप से राज्यसभा के लिए उनको तय हुआ होगा कि राज्यसभा का टिकट मुझे चाहिए, तो उसके ये भी तय हुआ होगा। लोकसभा का टिकट दिया फिर उनको, नहीं वो तो बैंसला के साथ हुआ। हाँ, बैंसला की मैं बात है, तो कंडीशनल जो ज्वाइनिंग है तो निश्चित रूप से अभी भी मान सकते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी के साथ में बिल्कुल बिल्कुल ये तय देखिए, समझौता जैसे जैसे दिखाई देता है चीजें तब पता लगता है। केंद्रीय नेतृत्व के लोगों के साथ इनका समझौता हुआ है और निश्चित रूप से वसुंधरा जी को बताया होगा कि इस प्रकार की बात हुई है, आप स्वीकार कर लेंगे। अब वो स्वीकार करने वाली बातें हो रही है। आज सुबह भी वो मिले मुख्यमंत्री के निवास पर जाकर के, तो मंथन पूरी तरीके से चल रहा है किस प्रकार से ज्वाइनिंग होगी, कितने लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, उनके हो सकता है उनकी पत्नी उनके और सदस्यों को 2 को मंत्री बनाया जा सकता है। बहुत अलग तरह की बातें होगी आने वाले समय में। निश्चित राजनीतिक में उथल पुथल होगी और उसका कांग्रेस में भी देखने को मिलेगा उसका प्रभाव। निश्चित रूप से दोनों जगह होगा, यहाँ तो होगा ही क्योंकि वहां पर उनके मंत्रिमंडल में शामिल केंद्र में वो होंगे या उनकी पत्नी होगी, सारी चलिए फिलहाल तो यही कह सकते हैं किरोड़ी की बीजेपी में वापसी के साथ ही कई तरह की राजनीतिक उथल पुथल भी प्रदेश में दिखाई देगी। किरोड़ी पूरी तरह से ताल ठोक करके बीजेपी के लिए काम करेंगे। जिन जगह पे बीजेपी अपने वजूद को मजबूती के साथ में खड़ा कर रही है, वहां बीजेपी में बड़ा सहयोग मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ भी दूसरा उसका पहलू यह भी देखना होगा कि किरोड़ी से जो लोग नाराज हैं और बीजेपी का जिन्होंने दामन थामा था, किरोड़ी के सामने ताल ठोक करके जिन्होंने विरोध किया था और बीजेपी के सपोर्ट की वजह से उन लोगों की कुछ जमीन हिल सकती है, वो दाएं बाएं भी जा सकते हैं। तो भी देखने होगा कि जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आएगा, किरोड़ी का बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद में जो रिएक्शन जिस तरह के आएंगे वो देखने होगा और क्या क्या एडवांटेज बीजेपी की ओर से किरोड़ी को दिया जा सकता है। वो बेशक अनकंडीशनल कहा जाता हो, लेकिन दिखाई देगा, वो हम समझ सकेंगे कि ये समझौते का एक पार्ट रहा होगा जिसकी वजह से बीजेपी में किरोड़ी आए थे। खैर चले, घर वापसी किरोड़ी की कही जा सकती है और किरोड़ी यहीं पे हमारे चैनल के साथ में दावा करके गए थे कि बीजेपी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक हूं और जब भी गुरु दक्षिणा पर्व होता है मैं लगातार संघ कार्यालय में जाता हूं, मुझे कोई मार्गदर्शन चाहिए होता है तो मैं जाकर के आता हूं। यानी कि वो संघ के प्रतिनिधि संघ में क्यों आए थे, कैसे काम किया, वो तमाम चीजें जन टीवी के साथ में उन्होंने शेयर भी की थी। तो किरोड़ी की घर वापसी राजनीति के लिए एक मैं कहना चाहूंगा कि एक उथल पुथल या राजनीति के कुछ समीकरण बनते बिगड़ते भी नजर आएंगे प्रदेश में, जो हम समय के साथ साथ देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।